बच्चों टुडे इज अवर 100th लेक्चर. वी आर कंप्लीटिंग अ सेंचुरी टुडे. ठीक है, 3 महीने उससे ज्यादा दिन वी हैव कवर्ड. मतलब ऐसे डिफिकल्ट टाइम में हमने कवर किया है एंड वी आर डूइंग इट वेरी गुड. आई कैन कंपेयर विद अदर्स. सो अच्छा ही चल रहा है, बट प्लीज आप सीरियस रहेंगे सो ये ज्यादा अच्छा होगा. ठीक है, अगर आप फोकस्ड हैं, सीरियस हैं, सो ये चीज और अच्छी हो सकती है. ठीक है, सो कल हमने क्या कंप्लीट किया था? रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस. सो टुडे वी आर गोइंग टू कंप्लीट रेस्पिरेशन इन प्लांट्स. ठीक है, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक है. सो भाई प्लांट्स कैसे रेस्पिरेशन करते हैं हमने पढ़ा कि भाई जो ह्यूमंस है वो कैसे रिस्पायर करते हैं. आपने पूरा एक लंबा सा कल प्रोसेस पढ़ा था. फिर अपने टाइप्स भी पढ़े, एरोबिक, एनारोबिक. फिर एनारोबिक में आपने पढ़ा कि भाई एनारोबिक में भी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है, लैक ऑफ ऑक्सीजन होता है. लैक ऑफ ऑक्सीजन मसल सेल्स में होता है. ठीक है, ये सब हमने पढ़ा. और आज हम पढ़ रहे हैं रेस्पिरेशन इन प्लांट्स. ये बहुत ही छोटा सा टॉपिक है. सो रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, प्लांट्स कैसे रेस्पिरेशन करते हैं. ठीक है, सो क्योंकि इस चैप्टर में हम 2 ही क्राइटेरियाज में पढ़ने वाले हैं, ह्यूमंस और प्लांट्स. ठीक है, जब हमने डाइजेशन पढ़ा तो डाइजेशन में भी हमने ह्यूमंस पढ़ा. ठीक है, उसमें भी प्लांट्स पढ़ा. इसमें भी हम ह्यूमंस और प्लांट्स ही पढ़ेंगे. ठीक है, सो ह्यूमंस हमने कल कर लिया था, आज हम प्लांट्स देखते हैं. प्लांट इज अ वेरी टाइनी टॉपिक. सो रेस्पिरेशन इन प्लांट्स. तो रेस्पिरेशन इन प्लांट्स कैसे होता है? गैसियस एक्सचेंज ऑकर इन प्लांट्स थ्रू. जो प्लांट्स में रेस्पिरेशन, पहले तो गैसियस एक्सचेंज का मतलब डिफ्यूजन. क्योंकि प्लांट देखो, हम जो इंसान है हमारा डिफ्यूजन से काम नहीं चला. मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में डिफ्यूजन से काम नहीं चला. ठीक है, सो हमको एक लंबा सा वो रेस्पिरेशन वाला प्रोसेस करना पड़ा. पर प्लांट्स क्योंकि मूव नहीं करते हैं. ठीक है, प्लांट्स भले वो भी मल्टी सेलुलर होंगे पर वो मूव नहीं करते हैं. मूव कहाँ कर पाते हैं? प्लांट्स मूव नहीं कर पाते हैं, इमोर्टाइल होते हैं, उनको एनर्जी भी कम चाहिए होती है. कंपैरेटिवली हमको बहुत एनर्जी चाहिए होती है. क्यों? हमको बहुत से काम होते हैं, हमको लेक्चर बनाने होते हैं, पढ़ना होता है, लिखना होता है, बहुत कुछ करना होता है. ठीक है, सो कंपैरेटिव प्लांट्स को इतना मूवेबल नहीं है तो उसी में उनकी बहुत सारी एनर्जी बचती है. ठीक है, सो इसीलिए उनका डिफ्यूजन से काम चल जाता है. डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है? गैसियस एक्सचेंज. ठीक है, सो गैसियस एक्सचेंज अकर्स इन प्लांट थ्रू. या तो डिफ्यूजन, यहाँ आप डिफ्यूजन वर्ड भी लिख सकते हो, डिफ्यूजन. ठीक है, सो डिफ्यूजन कैसे होता है? डिफ्यूजन अकर इन प्लांट्स थ्रू. डिफ्यूजन कैसे होता है प्लांट्स में? तो 3 तरीके से गैसेस का लेन देन होता है. तीन चीजों से गैसेस का लेना देना होता है. सो फर्स्ट इज स्टोमेटा एंड लीफ. पहला तो जो लीव्स पे स्टोमेटा होते हैं वहां पे गैसियस एक्सचेंज होता है. दूसरा लेंटिसल्स इन स्टेम. स्टेम में जो ये स्टोमेटा क्या होता है? पहले तो स्टोमेटा हमने डिस्कस किया था. टाइनी पोर्स होते हैं जो लीफ के सरफेस पे होते हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं. स्टोमेटा क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं और उसी की वजह से फिर जो प्लांट है वो खाना बना पाता है. ठीक है, फोटोसिंथेसिस कर पाता है. ठीक है, और फिर एक और ज्यादा स्टोमेटा के बारे में बताऊं. सो स्टोमेटा यहाँ से मतलब इन टाइनी पोर्स के थ्रू, ये टाइनी पोर्स के थ्रू क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेता है. ठीक है, सो यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड इसने अंदर ली और फिर क्या करता है? ये फोटोसिंथेसिस करता है, एनर्जी और ऑक्सीजन रिलीज करता है. ठीक है, फिर ऑक्सीजन यही इसी के थ्रू हो, उसको ऑक्सीजन की तो ज्यादा जरूरत होती नहीं है, सो ऑक्सीजन यहीं से वो बाहर रिलीज कर देता है. ठीक है, सो मतलब कैसे गैसेस एक्सचेंज होता है? तो 3 तरीके हैं, स्टोमेटा एंड लीव्स. एक तो लीव्स पर ये स्टोमेटा. दूसरा लेंटिसल्स इन स्टेम. स्टेम पे भी टाइनी पोर्स होती हैं, लेंटिसल्स उन्हें कहते हैं. जैसे लीव्स पे स्टोमेटा होती है वैसे स्टेम्स पे लेंटिसल्स होती हैं, वहां पे गैसियस एक्सचेंज होता है. और तीसरा है सरफेस ऑफ रूट्स. जो रूट्स होती है, जड़ें हैं, उनके रूट्स के जड़ों पे भी गैसियस एक्सचेंज होता है. रूट्स की जड़ों पे भी गैसियस एक्सचेंज होता है. सो इस तरह से प्लांट्स में डिफ्यूजन 3 तरह से होता है. जो गैसेस का एक्सचेंज होता है 3 तरह से होता है. हमारे में गैसेस एक्सचेंज में कितना लंबा प्रोसेस चला था. ठीक है, हमको मतलब कितना कुछ करना पड़ा था कि भाई तो जाके तो गैस का एक्सचेंज हुआ था. पर यहाँ पे सिंपली ये 3 स्टोमेटा एंड लीव्स, लेंटिसल्स इन स्टेम और सरफेस ऑफ रूट्स पे गैसेस का एक्सचेंज हो जाता है. रेस्पिरेशन के दौरान, ड्यूरिंग रेस्पिरेशन. ठीक है, रेस्पिरेशन के दौरान प्लांट एब्जॉर्ब्स
प्लांट एब्जॉर्ब्स ऑक्सीजन, प्लांट क्या करता है, ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करता है और उसे ग्लूकोज के साथ यूज करता है। प्लांट क्या करता है, ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करता है, प्लांट ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करता है और उसको ग्लूकोज के साथ यूज करता है। ग्लूकोज का ये फॉर्मूला है। और क्या देता है, देता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी, ये तीन चीजें देता है। ठीक है, इसको बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ देखो 6 है तो यहाँ 6 लगा दो। ठीक है, सो ये 6 2 जा 12। अच्छा, यहाँ 6 है तो आप यहाँ पे यहाँ आपने 6 लगाया, 6 2 जा 12, यहाँ H12 है, यहाँ 6 लगा दो। ठीक है, सो यहाँ 6 और 6 2 जा 12 प्लस 6 18, तो यहाँ 6 है, यहाँ 6। ठीक है, सो ये हो गया हमारा बैलेंस्ड इक्वेशन। ठीक है, दिस इज अ बैलेंस्ड इक्वेशन। 6 यहाँ पे 6, H12 है, H यहाँ 12 है, O है 6, 6 2 जा 12 प्लस 6 18, 6 2 जा 12 18। ठीक है, तो इस तरह से ये रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है। क्या करता है, रेस्पिरेशन के दौरान प्लांट क्या करता है, ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करता है। ये जो फोटोसिंथेसिस से जो ऑक्सीजन बनती है वो थोड़ी ऑक्सीजन यूज करके, उसको ऑक्सीजन बहुत नहीं लगती है, प्लांट थोड़ा थोड़ा रेस्पिरेशन करता है, उसको ऑक्सीजन इतनी ज्यादा जरूरत भी नहीं पड़ती है, ऑक्सीजन वो छोड़ ही देता है। ठीक है, क्योंकि उसके इतने ज्यादा बॉडी प्रोसेसेस होते भी नहीं है। सो ये ऑक्सीजन है, ग्लूकोज तो प्लांट सिंथेसाइज करता ही है फोटोसिंथेसिस के टाइम। सो ग्लूकोज और ऑक्सीजन के मदद से वो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है, H2O रिलीज करता है, एनर्जी रिलीज करता है। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। ये रेस्पिरेशन की इक्वेशन है। आप देखोगे ये इक्वेशन फोटोसिंथेसिस से उल्टी है। फोटोसिंथेसिस पढ़ा था ना आपने, फोटोसिंथेसिस में कैसे पढ़ा था, फोटोसिंथेसिस में ऐसे पढ़ा था 6 CO2 प्लस 6 H2O, ये C6H12O6 प्लस 6 O2, आपने ऐसे पढ़ा था। जबकि आप रेस्पिरेशन में कैसे पढ़ रहे हो, आप ऐसे पढ़ रहे हो। ठीक है, सो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई ये जो इक्वेशन है, मतलब ये जो इनवर्स प्रोसेस है, जो रेस्पिरेशन इज एन इनवर्स प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, उल्टा होता है। सो रेस्पिरेशन में क्या होता है, रेस्पिरेशन में प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है, ऑक्सीजन यूज करता है ग्लूकोज के साथ। अच्छा, अभी अगर मैं आपसे बात करूं तो देखो प्लांट में ठीक है, सो जो ये प्लांट है तो ये दिन को क्या, फोटोसिंथेसिस तो दिन को ही करता है। ठीक है, आपको पता है फोटोसिंथेसिस दिन में ही होता है। सो दिन में फोटोसिंथेसिस करता है, तो फोटोसिंथेसिस करता है तो क्या करता है, दिन में कार्बन डाइऑक्साइड यूज करता है और ऑक्सीजन रिलीज करता है और एनर्जी प्रोड्यूस करता है ग्लूकोज के फॉर्म में। ठीक है, फोटोसिंथेसिस, पर इस टाइम वो रेस्पिरेशन भी करता रहता है। रेस्पिरेशन प्रोसेस में ये क्या करता है, रेस्पिरेशन में भी वो एनर्जी रिलीज करता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है, पर दिन के टाइम रेस्पिरेशन इतना ज्यादा नहीं होता है। क्यों, ये प्लांट इतना ज्यादा रेस्पिरेशन करता ही नहीं, पर करता 24 घंटे है। और फोटोसिंथेसिस सिर्फ दिन के टाइम होता है। क्यों, क्योंकि दिन के टाइम सनलाइट एनर्जी सनलाइट होती है, स्टोमेटल पोर्स ओपन होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है, तो क्योंकि फोटोसिंथेसिस कार्बन डाइऑक्साइड के बिना होगा नहीं। सो फोटोसिंथेसिस खाली दिन को होता है, जबकि रेस्पिरेशन वो थ्रू आउट द डे करता है, पर दिन को कार्बन डाइऑक्साइड इतनी ज्यादा वो नहीं छोड़ता है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस इतना ज्यादा हो रहा होता है तो हमें दिखता नहीं कि कार्बन डाइऑक्साइड इतनी रिलीज हो रही है। तो दिन को ज्यादा ऑक्सीजन रिलीज होती है, दिन को वो दोनों प्रोसेस करता है, फोटोसिंथेसिस भी करता है, रेस्पिरेशन भी करता है, पर फोटोसिंथेसिस बहुत ज्यादा करता है और रेस्पिरेशन वो करता ही कम है, क्योंकि इसके इतने ज्यादा बॉडी प्रोसेस हैं भी नहीं। ठीक है, अभी रात में भी, अब रात है, ये डे हुआ, सो डे में ये फोटोसिंथेसिस भी कर रहा है, रेस्पिरेशन भी कर रहा है, पर रेस्पिरेशन ये करता ही लेस है, कम ही करता है प्लांट। ठीक है, अब नाइट है, यहाँ देखो नाइट में ये देखो ये नाइट टाइम। अब नाइट में तो वो फोटोसिंथेसिस कर ही नहीं सकता है, नाइट में तो मतलब उसको लाइट की जरूरत होती है, स्टोमेटल पोर क्लोज होती है, नहीं कर सकता, कार्बन डाइऑक्साइड है ही नहीं। सो नाइट में खाली ये मतलब ये इसका रेस्पिरेशन चालू ही है, तो नाइट में रेस्पिरेशन चालू ही है। सो इस टाइम क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा ना। अब दिन तो रात को इसीलिए हमें मना किया जाता है कि पेड़ों के नीचे मत जाओ। इसका साइंटिफिक रीजन यही है कि प्लांट्स रेस्पायर करते हैं, ऐसे प्लांट्स तो थ्रू आउट द डे रेस्पायर करते हैं, क्योंकि दिन में फोटोसिंथेसिस इतना ज्यादा होता है कि हमें कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज पता नहीं लगता, पर रात को प्लांट सिर्फ रेस्पायर ही करता है, मतलब प्लांट फोटोसिंथेसिस करता ही नहीं है। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है थ्रू मतलब कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही होती है, तो इसलिए हमें रात को हमें पेड़ों के नीचे जाने से मना, यही रीजन है, बिकॉज ऑफ रेस्पिरेशन प्रोसेस इन प्लांट्स।
carbon dioxide is released. So we are said that please don't go under the plants. ठीक है, हमें plants के नीचे जाने से मना किया जाता है. ठीक है, so this is the reason. So photosynthesis एंड नाइट में ओनली रेस्पिरेशन. ठीक है, सो ये मैंने खाली आपको समझाने के लिए बोला था. मेन अगर कोई पूछे प्लांट्स कैसे रिस्पायर करते हैं तो डिफ्यूजन से रिस्पायर करते हैं. ये 3 तरीके हैं और ये इसकी इक्वेशन है. ठीक है, सो दिस इज द इक्वेशन फॉर योर रेस्पिरेशन. ठीक है, रेस्पिरेशन की इक्वेशन है इन प्लांट्स, जिसमें वो ग्लूकोज ऑक्सीजन का यूज करके कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं. ठीक है, सो दिस वाज योर टॉपिक ऑफ रेस्पिरेशन. और यहाँ हमने हमारा रेस्पिरेशन का टॉपिक पूरा किया. बच्चों अभी हमारा थर्ड लाइफ प्रोसेस है ट्रांसपोर्टेशन. ठीक है, और डाइजेशन हो गया. ठीक है, हमने डाइजेस्ट कर लिया भाई जो बड़े मॉलिक्यूल्स थे उनको सिंपलर मॉलिक्यूल्स में ब्रेक कर दिया. फिर इसके बाद हमने किया रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन में हमने भाई एनर्जी भी रिलीज कर ली, भाई एनर्जी प्रोड्यूस कर ली. अब ये जो एनर्जी प्रोड्यूस हुई है, ठीक है, वो हुई है भाई सेल के अंदर हुई है, माइटोकॉन्ड्रिया के मतलब माइटोकॉन्ड्रिया की मदद से सेल के अंदर हुई है. सो ये जो एटीपी है ये एनर्जी अब पहुंचानी है हमें थ्रू आउट द बॉडी पहुंचानी है. अभी हमें ट्रांसपोर्ट का काम करना है. देखो चीजें कैसे जुड़ी हुई हैं. सो अब हमें ट्रांसपोर्टेशन करना है. सो ट्रांसपोर्टेशन के लिए कोई माध्यम चाहिए होता है. जैसे अगर आपको कुछ कहीं अभी रक्षाबंधन आ रहा है, आपको राखी भिजवानी है, तो आपका एक माध्यम कुरियर होता है. सो वैसे ही हमारे शरीर का जो हमारे बॉडी के अंदर जो भी एनर्जी है या कुछ भी जो भी रिक्वायरमेंट है सेल्स की, उन्हें कौन ट्रांसपोर्ट करता है. सो जो ट्रांसपोर्टेशन एजेंट है हमारे शरीर के अंदर वो है ब्लड. ठीक है, सो ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमंस पहले पढ़ रहे हैं हम. सो ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू इन ह्यूमंस. ठीक है, सो ये जो ट्रांसपोर्टेशन का काम ब्लड करता है. ब्लड क्या है? कनेक्टिव टिश्यू है ह्यूमंस में. ये आप स्टैंडर्ड 9th में कनेक्टिव टिश्यू पढ़ के आए हो. ठीक है, कनेक्ट्स ऑल द टिश्यूज में हर पूरे शरीर मतलब जो जितने भी ऑर्गन्स हैं उन्हें कनेक्ट करता है. और फ्लूइड फॉर्म में होता है ब्लड. एक फ्लूइड फॉर्म में सब्सटेंस होता है जो थ्रू आउट द बॉडी फ्लो करता है, इवन हमारे नर्वस सिस्टम में भी. ठीक है, सो ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू इन ह्यूमंस. इट ट्रांसपोर्ट नेसेसरी सब्सटेंसेस टू सेल एंड ट्रांसपोर्ट मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट अवे फ्रॉम दोस सेम सेल्स. अब क्या करता है जो ब्लड है, ब्लड क्या करता है? ब्लड हमारा ट्रांसपोर्ट करता है जो जरूरत वाली चीजें चाहिए सेल को. जरूरत वाली चीजें तो मोस्टली एनर्जी ही है. सो जो यूजफुल प्रोडक्ट्स वो सेल को देता है और बदले में वो एंड ट्रांसपोर्ट मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट अवे फ्रॉम दो सेम सेल्स. मतलब उन्हीं सेल्स से फिर वो रिटर्न में जो वेस्ट चीजें हैं वो वापस ले जाता है. ठीक है, सो ब्लड का काम है इंपॉर्टेंट चीजें सेल को पहुंचाना और वेस्ट प्रोडक्ट उससे ले जाना. सो बेसिकली ब्लड ही है ट्रांसपोर्टर. और ब्लड को क्यों लिया गया है ट्रांसपोर्ट करने के लिए, ब्लड को क्यों पसंद किया गया है? क्योंकि वो एक कनेक्टिव टिश्यू है, फ्लूइड फॉर्म में है. ठीक है, सो आराम से फ्लो हो सकता है. अच्छा, मेन कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड. ब्लड के मेन कंपोनेंट्स कौन कौन से? ब्लड के अंदर कंपोनेंट्स, ब्लड के भी अंदर टाइप्स होते हैं. कंपोनेंट्स उसके पार्ट्स, टाइप्स नहीं, पार्ट्स ऑफ ब्लड. सो ब्लड के कंपोनेंट्स कौन से? पहला है प्लाज्मा, सेकंड है रेड ब्लड सेल, तीसरा है प्लेटलेट्स और चौथा है व्हाइट ब्लड सेल्स. सो देयर आर 4 मेन कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड. ब्लड के 4 मेन कंपोनेंट्स हैं. सो फर्स्ट वन इज प्लाज्मा. प्लाज्मा एक येलो कलर फ्लूइड होता है. वो क्या करता है? प्लाज्मा इज अ येलो कलर फ्लूइड. ब्लड के अंदर प्लाज्मा होता है, वो येलो कलर फ्लूइड है. ट्रांसपोर्ट फूड, CO2 वेस्ट प्रोडक्ट्स एक्सेट्रा. क्या करता है? वो सब कुछ ट्रांसपोर्ट करता है. क्या क्या? ट्रांसपोर्ट फूड, CO2 वेस्ट प्रोडक्ट एक्सेट्रा. ठीक है, अच्छा इसके बाद है रेड ब्लड सेल्स है. सो रेड ब्लड सेल्स क्या है? इट कंटेन हीमोग्लोबिन विच ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन. रेड ब्लड क्या कंटेन करते हैं? हीमोग्लोबिन. ठीक है, हीमोग्लोबिन का एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस भी था रेस्पिरेशन के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस था. हीमोग्लोबिन का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल था. सो रेड ब्लड सेल्स कंटेन करते हैं हीमोग्लोबिन विच ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन. वहाँ आपने पढ़ा भी था कि हीमोग्लोबिन का एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट है
जो कि ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट में मदद करता है, और वो तो ब्लड का ही पार्ट है। सो हियर इज योर रेड ब्लड सेल, ठीक है। प्लाज्मा द येलो कलर फ्लूइड ट्रांसपोर्ट फूड, CO2 वेस्ट प्रोडक्ट एक्सेट्रा, ठीक है। और रेड ब्लड सेल्स में हीमोग्लोबिन होता है जो कि ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करने में मदद करता है। फिर देन हमारे पास है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स किसमें मदद करते हैं? दे हेल्प इन क्लॉटिंग। क्लॉटिंग मतलब खून जमा देना, ठीक है, कि खून बह ना जाए। कभी हमें चोट वगैरह लगती है शरीर में, सो खून बह ना जाए हमारा, भाई ब्लड लॉस ना हो जाए बहुत ज्यादा। सो ब्लड के अंदर कंपोनेंट होता है जिसका नाम होता है प्लेटलेट्स। सो वो हमारी मदद करता है ब्लड क्लॉटिंग में, ताकि भाई खून बह ना जाए हमारे शरीर में से। देन हमारा फोर्थ कंपोनेंट ऑफ ब्लड है, वो है व्हाइट ब्लड सेल्स, ठीक है। सो व्हाइट ब्लड सेल्स क्या करते हैं? व्हाइट ब्लड सेल्स एक हमारी इम्यूनिटी बनाते हैं हमारे शरीर की। क्या करते हैं? व्हाइट हमारे शरीर के गार्ड सेल्स भी कहे जाते हैं, ठीक है, सोल्जर्स कहे जाते हैं। क्यों? सो दे फाइट अगेंस्ट हार्मफुल बैक्टीरिया, वायरसेस एंड जर्म्स। एक तरह की इम्यूनिटी बिल्टअप करते हैं हमारे शरीर को, बैक्टीरिया, वायरस, जर्म्स से बचाते हैं, ठीक है। सो इम्यूनिटी की बात की जाती है, कभी भी कोई डिजीज फैलती है, कुछ भी होता है, कि आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होनी चाहिए, ठीक है। सो ये जो इम्यूनिटी वर्ड है वो WBC व्हाइट ब्लड सेल से आया। क्यों? इम्यूनिटी का मतलब प्रोटेक्ट अगेंस्ट डिजीजेस, खुद को डिजीज से प्रोटेक्ट करना। सो वो क्षमता है व्हाइट ब्लड सेल्स में, ठीक है। जिनके व्हाइट ब्लड सेल्स कम होते हैं जिनके शरीर में, उनका इम्यून सिस्टम वीक होता है और वो प्रोन टू डिजीजेस होते हैं, जल्दी जल्दी बीमारियां लगती हैं ऐसे लोगों को, ठीक है। सो WBC। सो 4 कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड आर प्लाज्मा, रेड ब्लड सेल, प्लेटलेट्स एंड व्हाइट ब्लड सेल। अच्छा, अब ब्लड एक फ्लूइड है, ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू फ्लूइड है, फ्लूइड फॉर्म वाला ब्लड है। सो ये जो ब्लड है, ठीक है, सो उसे पहुंचना है हर सेल के पास थ्रू आउट बाई लाइफ प्रोसेसेस में। भाई लाइफ प्रोसेस आगे बढ़े उसके लिए उसको हर किसी के पास पहुंचना है, अपने में सारे इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस लेके उसको सब जगह पहुंचना है बॉडी में। सो वो खुद से तो नहीं चला जाएगा ना, मतलब और फ्लूइड है भाई, ऐसे थोड़ी भाई ऐसे खुद पहुंच जाएगा। उसको क्या चाहिए होगा? प्रेशर, उसे प्रेशर चाहिए होगा, उससे कोई पंप करे वैसा कोई चाहिए होगा। सो वो काम कौन करता है? हार्ट, ठीक है। यहाँ चीजें कैसे जुड़ रही हैं आप वो देखो। आपने डाइजेशन पढ़ा, डाइजेशन से फिर रेस्पिरेशन पे आए, अब रेस्पिरेशन से अब जो फाइनली जो एनर्जी प्रोड्यूस हुई है उसे अब पहुंचाने के लिए तो काम करना है ना, पहुंचाना भी तो जरूरी है। मैं वीडियो बना रही हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है, मैं बना रही हूँ, उससे पहुंचाना भी तो है ना। सो पहुंचाना इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। मैं बना के अगर मेरे पास इकट्ठा करती जाऊँ आपको तो नहीं मिलेगा कुछ। सो ट्रांसपोर्टेशन में वही है, पहुंचाना इज मतलब ट्रांसपोर्टेशन इज एन इम्पॉर्टेंट, इसलिए तो उसको थर्ड इम्पॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस रखा गया इस चैप्टर में। सो जो हार्ट है, हार्ट पंप्स द ब्लड थ्रू द ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स में नसों में, जो हमारी नसों में ऐसे कोई खून तो ऐसे ही नहीं पहुंच जाएगा, हमारी नसों में जो खून है उसे पंप करना पड़ेगा, और जो पंपिंग ऑर्गन है वो है हार्ट। सो एक हार्ट का एक पूरा आपको बहुत ही डिटेल्ड एक हमें पूरा डायग्राम पढ़ना है, वहाँ किस तरह से ऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, क्या प्रोसेस होता है, कैसे पंप करता है, कितने चैम्बर्स होते हैं। सो ये पूरा एक लेक्चर लेगा हमारा। अभी हम जो ये ट्रांसपोर्टेशन की जो बेसिक चीजें हैं हम पहले इस लेक्चर में वो कवर कर लेते हैं। बच्चों हमने क्या पढ़ा कि भाई ब्लड है, ब्लड की वजह से ट्रांसपोर्टेशन हो पाता है, पर ब्लड कोई ऐसे थोड़ी फैलेगा पूरे शरीर में, बस फैल के तो नहीं, बारिश का पानी तो नहीं है, बाढ़ तो नहीं कि फैलेगा है। तो ब्लड को किसी में जाना पड़ता है। सो वो किस में जाता है? ट्यूब्स में, ठीक है, मतलब किसी ट्यूब में वो ब्लड जाता है और उसे हम कहते हैं ब्लड वेसल्स, ठीक है। ब्लड कोई ऐसे मतलब ऐसे लिटरली पानी की तरह नहीं, ब्लड जैसे पानी होता है, ठीक है, हम पानी है गार्डन वगैरह को पानी देते हैं या हमारे घरों में पानी। सो हमको पता है वो नल है, ठीक है। सो नल से हमें पानी हमारे गार्डन तक पहुंचाना है। सो हम क्या करेंगे? पाइप कनेक्ट करते हैं। तो ये एक ट्यूब से एक पाइप की तरह होते हैं ब्लड वेसल्स, जो कि ब्लड को पहुंचाते हैं, ठीक है। जो ब्लड है उसको हार्ट से पूरे शरीर में पंप करते हैं। सो कौन है ब्लड वेसल्स? तो देखो ब्लड वेसल्स जो ट्यूब्स भी कहलाते हैं, ब्लड वेसल्स को ट्यूब भी कहते हैं क्योंकि उसके अंदर से ब्लड ट्रांसपोर्ट होता है, उनकी वजह से ब्लड ट्रांसपोर्ट होता है। ब्लड एक ट्रांसपोर्टर है, ब्लड को ट्रांसपोर्ट होने के लिए हार्ट की जरूरत पड़ती है, पंप होना, उसको प्रेशर चाहिए होता है।
पर जाएगा किस में, ठीक है, उसको कुछ तो चाहिए, किस में जाएगा, वो जाता है ब्लड वेसल्स में से। सो ब्लड वेसल्स जो है ट्यूब्स में कहलाते हैं। सो ब्लड वेसल्स के दो टाइप्स हैं, आर्टरीज हैं और वेन्स हैं। आर्टरीज और वेन्स हैं, वो दो तरह के ब्लड वेसल्स हैं। सो आर्टरीज का काम क्या है, आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट टू बॉडी पार्ट्स एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। सो आर्टरीज क्या करती हैं, आर्टरीज जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब ऑब्वियसली हार्ट जो है प्यूरिफायर का काम करती है, ठीक है, उसने वो हम डिटेल में हार्ट में बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे। हम फिलहाल अभी इसके जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, सब टॉपिक्स हैं, सब कवर करते हैं। जो ट्रांसपोर्टेशन का मेन टॉपिक है, ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन, दैट इज हार्ट, ठीक है। सो वो एक पूरा लेक्चर लेगा हमारा। सो यहाँ देखो, जो आर्टरीज है वो कैरी करेंगे ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट टू बॉडी पार्ट्स, ठीक है। सो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो हार्ट से सारे बॉडी पार्ट्स में पहुंचता है, क्योंकि ऑब्वियसली हर पार्ट को, मतलब हर पार्ट को जो ब्लड चाहिए, ऑक्सीजनेटेड ब्लड चाहिए। सो मतलब पर ये काम पल्मोनरी आर्टरी के अलावा सब करते हैं, ठीक है। पल्मोनरी आर्टरी का क्या काम है वो हम डिटेल में कल पढ़ेंगे। सो दिस कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट टू बॉडी पार्ट्स एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी के अलावा जो आर्टरी है वो कैरी करते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड। These are thick and elastic। ये जो पल्मोनरी आर्टरीज है थिक होती है। थिक क्यों होती है, क्योंकि हार्ट से जो ब्लड पंप होता है, हार्ट इतनी जोर से पंपिंग करता है, तो उसका प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि उसकी आर्टरीज की बहुत थिक ना हो ना तो फट सकती हैं। सो आर्टरीज की बहुत थिक होती है वो प्रेशर झेलने के लिए। सो आर्टरीज दीज आर थिक एंड इलास्टिक। इलास्टिक भी होते हैं, बैंड कर सकती हैं, ठीक है। The smallest vessels which are 1 cell thick are called capillaries। So इसमें जो आर्टरीज हैं, जो छोटी छोटी आर्टरीज हैं जो सिर्फ एक सेल जितनी जिनकी थिकनेस है, सिर्फ एक सेल जितनी थिकनेस है, उन्हें कैपिलरीज कहा जाता है। जो छोटी छोटी आर्टरीज हैं जिनकी थिकनेस एक सेल जितनी है, उन्हें कैपिलरीज कहा जाता है, ठीक है। सो दिस इज जस्ट फॉर अबाउट आर्टरी, ठीक है। अब वेन्स के बारे में। सो वेन्स क्या करते हैं, वेन्स कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम बॉडी पार्ट्स टू हार्ट एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन। वेन्स क्या करते हैं, वो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको बॉडी पार्ट्स से हार्ट की तरफ ले जाते हैं। सारे बॉडी पार्ट्स से ब्लड इकट्ठा करके कहाँ ले जाते हैं, हार्ट। हार्ट के पास क्यों ले जाते हैं, उसको प्यूरिफाई करने के लिए, ठीक है। सो वेन्स कैरी डीऑक्सीजनेटेड, वेन्स दूसरे तरह के ब्लड वेसल्स हैं जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो इम्प्योर ब्लड है, उसको बॉडी पार्ट्स से हार्ट के पास ले जाते हैं। और ये काम सारी वेन्स करती हैं एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन्स। पल्मोनरी वेन्स के अलावा बाकी सारी वेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑल बॉडी पार्ट्स से हार्ट की तरफ ले जाने का काम करते हैं। These are thin and less elastic। अब क्योंकि उनको बॉडी पार्ट्स से हार्ट की तरफ जाना है तो कोई इतना प्रेशर नहीं चाहिए उनको। सो ये जो इसकी जो वॉल्स होती हैं, ये जो हमारी वेन्स होती हैं, इनकी वॉल्स होती हैं वो थिन होती हैं और कोई ज्यादा इलास्टिसिटी की भी जरूरत नहीं होती है, ठीक है। जबकि यहाँ इसका काम ज्यादा है, आर्टरी का ज्यादा है, इतने प्रेशर में उसको जाना है, सो इसलिए उसके थिक और इलास्टिक वॉल्स होते हैं, ठीक है। सो इस तरह से हमारे दो तरह के ब्लड वेसल्स हैं जिन्हें हम ट्यूब्स भी कहते हैं, जिनके थ्रू हमारा ब्लड ट्रांसपोर्ट होता है। So arteries, these carry oxygenated blood from heart to body parts except pulmonary artery। pulmonary artery के अलावा वो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है हार्ट से थ्रू आउट द बॉडी पार्ट्स डालती हैं। थिक होते हैं, इलास्टिक होते हैं और सबसे छोटे वेसल्स, मतलब ये आर्टरीज, सबसे छोटी आर्टरीज जो एक सेल थिक होती है, जिनकी थिकनेस एक सेल जितनी होती है, एक सेल थिक होती है, उन्हें कैपिलरीज कहा जाता है, ठीक है। वेन्स क्या होते हैं, वेन्स कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम बॉडी पार्ट्स टू हार्ट। पल्मोनरी वेन के अलावा सो दीज आर थिन एंड लेस इलास्टिक। सो दीज वर द ब्लड कैपिलरीज, जिन्हें ट्यूब्स भी कहा जाता है। नाउ वी विल मूव टू द अनदर पार्ट। बच्चों अभी हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है लिम्फ। लिम्फ इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, मतलब एक छोटा सा सब टॉपिक है ये। So lymph, this is also a transporter fluid। ये भी एक तरह का ट्रांसपोर्टर है, जैसे ब्लड है हमारे शरीर में ट्रांसपोर्टर का काम करता है, एक और ट्रांसपोर्टर है जो है लिम्फ, ठीक है। सो लिम्फ क्या करता है, दिस इज ऑल्सो अ ट्रांसपोर्टर फ्लूइड, ये भी एक ट्रांसपोर्टर ही है। फ्रॉम द पोर्स
फ्रॉम द पोर्स प्रेजेंट इन द वॉल्स ऑफ कैपिलरीज। अब देखो जो कैपिलरीज है, जो ब्लड वेसल्स थे, जो कैपिलरीज थे, ठीक है, जो कैपिलरीज हैं जो कि ब्लड वेसल्स ही हैं, सो जो कैपिलरीज में छोटे छोटे पोर्स होते हैं, ठीक है, छोटे छोटे पोर्स होते हैं। सो फ्रॉम द पोर्स प्रेजेंट इन द वॉल्स ऑफ कैपिलरीज, जो कैपिलरीज की वॉल्स में ये छोटे छोटे पोर्स हैं, छोटे छोटे पोर्स हैं कैपिलरीज की वॉल्स में। सो उसमें से सम अमाउंट ऑफ प्लाज्मा, प्रोटीन्स एंड ब्लड सेल्स एस्केप। यहाँ से यहाँ क्योंकि यहाँ छोटे छोटे छेद हैं, छोटे छोटे पोर्स हैं, सो यहाँ से कुछ ब्लड क्या क्या निकल आता है बाहर, सम अमाउंट ऑफ प्लाज्मा, थोड़ा सा प्लाज्मा बाहर निकल आता है, प्रोटीन और ब्लड सेल्स ये सब बाहर निकल आते हैं। अंदर क्या होता है, ब्लड, लिम्फ, अगर आप बोलो तो वो लिम्फ एक ब्लड का पार्ट ही है, अगर इस तरह से आप बोलो तो भी चले। सो ये लिम्फ बनता कैसे है, तो यहाँ जो कैपिलरीज में जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं, तो वहां से कुछ प्लाज्मा, कुछ प्रोटीन और कुछ ब्लड सेल्स निकल आते हैं, एस्केप हो जाते हैं, और एस्केप होके वो मतलब कहाँ आ जाते हैं, इनटू इंटरसेलुलर स्पेस इन द टिश्यू, ठीक है, मतलब ये जो टिश्यूज होते हैं, ठीक है, सबके बीच में जो इंटरसेलुलर स्पेस होती है, तो ये सब यहाँ आ जाते हैं। जो इंटरसेलुलर, इंटर मतलब बीच में, दो सेल्स के बीच में, इंटरसेलुलर सेल मतलब सेल, इंटर मतलब दो सेल्स के बीच में जो स्पेस होती है वो वहां आ जाते हैं, और यहाँ आके वो लिम्फ बनाते हैं, ठीक है, यहाँ ये क्या बनाते हैं, लिम्फ, जो कि ये टॉपिक है। सो ये लिम्फ क्या है, लिम्फ इट इज कलरलेस, पहले तो ये कलरलेस है, ठीक है। दूसरा, लिम्फ एब्जॉर्ब्स एंड ट्रांसपोर्ट फैट फ्रॉम इंटेस्टाइन, ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट काम है। लिम्फ क्या करता है, जो इंटेस्टाइन में से जो फैट है उसको ट्रांसपोर्ट करता है। लिम्फ का जो मेन काम है, ठीक है, लिम्फ बनने का जो मेन कारण क्या है, लिम्फ को क्या काम करना होता है, लिम्फ एब्जॉर्ब एंड ट्रांसपोर्ट फैट फ्रॉम इंटेस्टाइन, जो इंटेस्टाइन में फैट बनता है उसको ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। इसके बाद दूसरा इसका इंपॉर्टेंट काम है, इट ड्रेन्स अवे द एक्सेस टिश्यू मेटाबॉलिज्म। ड्रेन्स मतलब रिमूव करना, एक्सेस टिश्यू मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म मतलब वेस्ट, समझो टिश्यूज में कुछ ऐसे एक्सेस वेस्ट जैसा हो तो उसको रिमूव करता है, ड्रेन अवे कर देता है। सो लिम्फ क्या है फिर से, सो लिम्फ एक और ट्रांसपोर्टर फ्लूइड है, जैसे कि ब्लड है उसी की तरह ही है। सो ये कैसे बनता है लिम्फ, इन जो पोर्स होते हैं ब्लड कैपिलरी से, उनके पोर्स से ये बाहर निकल आ जाता है। क्या क्या बाहर निकलता है, कैपिलरीज, कुछ प्लाज्मा और प्रोटीन, प्लाज्मा, प्रोटीन और कुछ ब्लड वेसल्स, ठीक है। तो ये तीन चीजें बाहर निकल आती हैं, और बाहर निकल के ये इंटरसेलुलर स्पेस होती है जो सब टिश्यूज के बीच में, वहां आके ये लिम्फ बनाते हैं। अच्छा, लिम्फ का एक और नाम है, लिम्फ को आपकी एनसीईआरटी में लिम्फ टिश्यू फ्लूइड, लिम्फ क्योंकि टिश्यूज के बीच में बनता है इसलिए इसको टिश्यू फ्लूइड भी कहा जाता है, ठीक है। लिम्फ क्योंकि टिश्यूज के बीच में, आपने देखा टिश्यूज के बीच में लिम्फ बन रहा है, इसलिए इसे टिश्यू फ्लूइड भी कहा गया है, ठीक है। सो एस्केप इनटू इंटरसेलुलर स्पेस इन द टिश्यू टू फॉर्म द लिम्फ। कलरलेस है, लिम्फ एब्जॉर्ब करता है, ट्रांसपोर्ट करता है फैट फ्रॉम इंटेस्टाइन। दूसरा काम है, ड्रेन्स अवे द एक्सेस टिश्यू मेटाबॉलिज्म, ठीक है, जो टिश्यू के अंदर अगर कुछ वेस्ट जैसा है मेटाबॉलिज्म के टाइम उसे ड्रेन कर देता है, ठीक है। सो दिस वाज मतलब एक छोटा सा और टॉपिक था, दैट वाज ये भी एक ट्रांसपोर्टर ही है, ट्रांसपोर्टर फ्लूइड ही है, ठीक है। सो अभी भी हमारा हार्ट ही बाकी है। सो मेन छोटे छोटे सब टॉपिक्स थे ट्रांसपोर्टेशन में, वी कवर्ड दैट, ठीक है। हमने पहले हमने ट्रांसपोर्टेशन से जब चालू किया, हमने ब्लड के बारे में पढ़ा, ब्लड के कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ा, ठीक है। फिर हम अभी ये पढ़ रहे हैं, ठीक है, लिम्फ। सो अभी हम मेन जो हार्ट है वो अभी भी बाकी है, बट हम फर्दर अभी ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स पढ़ेंगे, ठीक है। बच्चों अभी हम ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स देखते हैं। तो ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स में आपने पढ़ा है, आपने 9th स्टैंडर्ड में भी पढ़ के आए हो कि जो दो ट्रांसपोर्टर्स होते हैं ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स में जो ट्रांसपोर्ट करना है, भाई वाटर का, मिनरल्स का, जो फूड बनता है फोटोसिंथेसिस से उसका, तो सब ये कौन है ट्रांसपोर्टर्स। तो दो हैं, जो दो टिश्यूज हैं उनका नाम है जाइलम और फ्लोएम,
ठीक है। सो देयर आर 2 टिश्यू ट्रांसपोर्टर इन प्लांट्स, ठीक है, 2 टिश्यू ट्रांसपोर्टर होते हैं प्लांट में। एक का नाम है जाइलम, ये दोनों टिश्यूज हैं, ठीक है, बोथ आर वास्कुलर टिश्यूज हैं। सो ये दोनों टिश्यू ट्रांसपोर्टर्स होते हैं प्लांट्स में, यही काम करते हैं ट्रांसपोर्ट का, जाइलम और फ्लोएम। जो जाइलम है उसका काम क्या है, क्या ट्रांसपोर्ट करता है? It transport water and minerals in upward direction from roots to highest point of the plant. जाइलम क्या ट्रांसपोर्ट करता है? वाटर और वाटर सॉल्युबल मिनरल्स, मतलब वाटर के अंदर जो मिनरल्स डिसॉल्व होते हैं वो। सो बेसिकली जो जाइलम है वाटर और वाटर डिसॉल्व मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करता है अपवर्ड डायरेक्शन में, फ्रॉम रूट्स टू हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द प्लांट। हाईएस्ट पॉइंट मतलब लीव्स, ठीक है। सो रूट्स से लेके वो लीव्स तक जाता है जाइलम। तो जाइलम का जो डायरेक्शन है वो अपवर्ड डायरेक्शन है, रूट्स से लेके लीव्स तक। क्या ट्रांसपोर्ट करता है? वाटर एंड वाटर डिसॉल्व मिनरल्स, ठीक है। सो और दूसरा, इट ओनली ट्रांसपोर्ट अपवर्ड्स। तो हमने अभी पढ़ा कि अपवर्ड डायरेक्शन में ये फ्लो करता है, हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ जाता है जाइलम, ठीक है। सो इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसपिरेशन। ये कौन से सिद्धांत पे काम करता है? ट्रांसपिरेशन पे। तो हम ट्रांसपिरेशन बाद में पढ़ते हैं, पहले इससे पहले हम फ्लोएम देख लेते हैं, ठीक है। पहले जाइलम पहले फिर से हम कंप्लीट कर लेते हैं। जाइलम क्या करता है? ट्रांसपोर्टेशन का काम, कहाँ से कहाँ तक? रूट्स से अपवर्ड डायरेक्शन तक। कौन सा प्रोसेस फॉलो करता है? ट्रांसपिरेशन। क्या ट्रांसपोर्ट करता है? वाटर एंड वाटर डिसॉल्व मिनरल्स, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट है फ्लोएम। फ्लोएम भी एक टिश्यू ट्रांसपोर्टर ही है, जो एक ट्रांसपोर्टर है प्लांट्स में। इट ट्रांसपोर्ट्स फूड फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। मतलब लीव्स में जो फूड बनता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में, उस फूड को वो अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट में भेजता है, ठीक है। सारे जो जितने भी प्लांट्स के जितने भी पार्ट्स हैं, प्लांट के पार्ट्स हैं, उन सब प्लांट्स में, मतलब इसकी कोई डायरेक्शन नहीं है, ये सब जगह सिर्फ फूड भेजता है, ठीक है। इट कैन ट्रांसपोर्ट अपवर्ड एज वेल एज डाउनवर्ड। मतलब मैंने अभी आपको बोला कि इसकी मतलब एक डायरेक्शन नहीं है, इट ट्रांसपोर्ट इन बोथ द डायरेक्शंस, अपवर्ड डायरेक्शंस एंड डाउनवर्ड डायरेक्शंस, ठीक है। ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। तो ये जो काम करता है फ्लोएम, जो ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है, फूड को लीफ से अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट में पहुंचाने का काम करता है, उसे हम कहते हैं ट्रांसलोकेशन, ठीक है। सो आप देख सकते हो जाइलम करता है ट्रांसपिरेशन और फ्लोएम करता है ट्रांसलोकेशन, ठीक है। सो ट्रांसपिरेशन क्या है? इट इज द प्रोसेस ऑफ लॉस ऑफ वाटर एज वेपर फ्रॉम एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट, ठीक है। मतलब लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट, मतलब जो लीव्स हैं, ठीक है, जो ऊपर की तरफ, जो एरियल का मतलब होता है जो ऊपर की तरफ पार्ट्स हैं, तो दैट इज लीफ। सो लीफ से जो लॉस ऑफ वाटर होता है, जो स्टोमेटा है, स्टोमेटल पोर, आपको पता है स्टोमेटल पोर जब लॉस ऑफ वाटर करती है, सो उसको एज अ वेपर फॉर्म में वो लूज करती है एटमॉस्फेयर में। सो ये जो लॉस ऑफ वाटर है थ्रू स्टोमेटा, मतलब ये जो स्टोमेटा से ही होता है। सो इट इज द प्रोसेस ऑफ लॉस ऑफ वाटर एज वेपर फ्रॉम एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। लीफ में ये होता है और इसी को हम ट्रांसपिरेशन कहते हैं, ठीक है। सो मतलब इसका काम क्या है? रूट्स से लीफ तक ये सारा पहुंचाना। क्योंकि उसको ये क्यों पहुंचाता है जाइलम? ताकि भाई फोटोसिंथेसिस हो पाए। जाइलम ये क्यों ट्रांसपोर्टेशन करता है? फोटोसिंथेसिस हो पाए। फिर जब फोटोसिंथेसिस हो जाता है, जब फूड बन जाता है, उसके बाद किसका काम चालू होता है? फ्लोएम का। फ्लोएम एक और टिश्यू ट्रांसपोर्टर है, ठीक है। जाइलम चीजें पहुंचाता है। ऐसे देखा जाए जाइलम का जो सक्शन फोर्स है वो ज्यादा है, जाइलम का फोर्स ज्यादा है, क्योंकि वो मतलब ऑब्वियसली नीचे से ऊपर जाने में ज्यादा फोर्स लगता है। आपको पता होगा, आप सीढ़ियां चढ़ो, सीढ़ियां चढ़ने में आपको ज्यादा टाइम लगेगा कंपेयर टू उतरना, ठीक है। तो जाइलम है वो ज्यादा फोर्स के साथ, क्योंकि उसको नीचे से ऊपर ले जाना है सब कुछ, ठीक है। तो वाटर मिनरल्स, तो जाइलम एक वो काम कर लेता है। फिर उसके बाद जब फूड बन जाता है, प्रिपेयर हो गया, अब सब पार्ट्स को बांटना है सिर्फ, ठीक है। सो नीचे भी ऊपर भी, तो ये कौन करता है? फ्लोएम, ठीक है। सो
फ्लोएम क्योंकि बांट रहा है, वो ट्रांसलोकेशन का काम कर रहा है, और जाइलम कौन से पद्धति पे काम करता है, ट्रांसपिरेशन। ठीक है, सो इस तरह से ये दो हमारे टिश्यू ट्रांसपोर्टर्स हैं जो ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स में बहुत ही हेल्पफुल है। जैसे कि भाई ह्यूमंस में ब्लड था, वैसे ही प्लांट्स में ये जाइलम है और फ्लोएम है, ये दोनों टिश्यूज हैं जो कि बहुत ही मदद रूप हैं जो ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स में जो मेन टिश्यूज हैं। सो हियर इट वाज जाइलम एंड फ्लोएम। बच्चों अभी हम थोड़े से ब्लूप्रिंट क्वेश्चंस कर लेते हैं जितने हमारे इतने कवर हुए इस टॉपिक में। सो पहले आपकी एनसीईआरटी में पेज 105 पे आ जाओ, उसमें ब्लूप्रिंट में क्वेश्चन 1 है आपका। क्वेश्चन 1 क्या बोल रहा है, What advantages over an aquatic organism does a terrestrial organism have with regard to obtaining oxygen for respiration? एक एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म होता है, मतलब वो ऑर्गेनिज्म जो पानी में होता है जैसे कि फिश वगैरह। उन ऑर्गेनिजम्स का जो फायदा, मतलब व्हाट एडवांटेज, उनसे ज्यादा फायदा टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स को होता है। टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म मतलब जो जमीन पे रहने वाले ऑर्गेनिज्म हैं, उनको ज्यादा फायदा होता है रेस्पिरेशन से ऑक्सीजन लेने में। सो क्या फायदा होता है, मैंने आपको बताया था कि भाई जो ऑक्सीजन है वो डिजोल्व कम होता है पानी में। फिशेस को बहुत जल्दी जल्दी रिस्पायर करना पड़ता है, जल्दी जल्दी उन्हें ब्रीथ करना पड़ता है। ठीक है, और हमको इतना वैसा नहीं है, हम मतलब हमारे में हमको भाई ऐसा ऑक्सीजन का कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिशेस के पास कम ऑक्सीजन होता है जो वाटर में होता है, इसलिए उनको ब्रीदिंग जल्दी 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 करना पड़ता है, और हमें इतना मतलब फास्ट ब्रीदिंग नहीं करना पड़ता। आंसर लिखें, द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज अ terrestrial organism can obtain oxygen directly from the air and has slow breathing rate, whereas an aquatic organism has to obtain oxygen dissolved in water, and so it has high breathing rate। ठीक है, मतलब जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म होते हैं वो ऑक्सीजन एयर से डायरेक्टली जो है वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, उनका ब्रीथिंग रेट धीरे धीरे होता है, उन्हें कुछ जल्दी नहीं होती है। जबकि जो एक्वेटिक होते हैं उनके पास जो है, उनके पास कौन सी ऑक्सीजन लेनी होती है, पानी में घुली हुई ऑक्सीजन, उन्हें जल्दी जल्दी ब्रीथ करना पड़ता है। ठीक है, फायदा किसको है, टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म को। क्या फायदा है कि उनको ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा एक्सेस है। एक्सेस मतलब उनको ऑक्सीजन का बहुत ज्यादा, मतलब एक्सेस होना मतलब उनपे ऑक्सीजन की पहुंच है, जबकि जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स है उनकी पहुंच नहीं है ऑक्सीजन में, क्योंकि ऑलरेडी कम होता है पानी में। इसको एंड करो इस आंसर को। देयरफॉर टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स हैव मच easier एक्सेस मतलब पकड़ टू ऑक्सीजन एंड हैव एन एडवांटेज ओवर
aquatic organisms. ठीक है, so this was your क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ ब्लूप्रिंट. ठीक है, इसके बाद हमने आज ट्रांसपोर्टेशन डिस्कस किया. सो हम ट्रांसपोर्टेशन में थोड़ा सा देख लेते हैं. ट्रांसपोर्टेशन के ब्लूप्रिंट क्वेश्चंस हैं पेज नंबर 110 पे. 110 पे फर्स्ट वाला ब्लूप्रिंट क्वेश्चन है. फर्स्ट वाला, What are the components of the transport system in human beings? Human beings में कौन कौन ट्रांसपोर्ट करता है? What are the function of these components? और इन जो कंपोनेंट्स के हैं फंक्शन क्या है? सो पहले मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ कि ट्रांसपोर्ट कौन कौन करता है. सो सबसे पहले हार्ट. ठीक है, हार्ट पंप करता है तभी वो ट्रांसपोर्ट होता है. उससे फिर ब्लड. ठीक है, हार्ट से वो ब्लड लेता है, वो ऑक्सीजन लेता है. और फिर ब्लड के अंदर जो दो मेन चीजें हैं जो ये करती हैं भाई ट्रांसपोर्टेशन का काम. ब्लड के अंदर कौन? प्लाज्मा और ब्लड कॉर्पसल्स. ठीक है, प्लाज्मा और ब्लड कॉर्पसल्स ये काम करती हैं. इसके बाद ब्लड वेसल्स जो आर्टरीज और वेन्स हैं, वो आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज, और उसके बाद है लिम्फ. ठीक है, सो जो ब्लड ट्रांसपोर्टर्स हैं ये सारे ब्लड ट्रांसपोर्टर्स में आते हैं. ठीक है, एक ब्लड मेन है भाई, जो एक टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू है, जो फ्लो करके पहुंचाता है. पर पूरा जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, जो पूरा वो सिस्टम है, उसमें ये सारे लोग हैं, मतलब ये सारी कंपोनेंट्स हैं. ठीक है, तो आपको सबके नाम भी लिखने हैं और आपको सबके थोड़े थोड़े से फंक्शंस भी लिखने हैं. ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हार्ट है. आप ये बहुत ज्यादा बड़ा क्वेश्चन, इसका आंसर ज्यादा बड़ा है, सो मैं आपको ये व्हाट्सएप कर दूंगी. तो देखो हार्ट का काम क्या है. हार्ट जो है वो क्या करता है? हार्ट का काम है वो पंप करता है ब्लड को, और वो मतलब ब्लड को पंप करता है, वो लेता भी है और देता भी है. सेकेंड कंपोनेंट ब्लड है. ब्लड क्या करता है? वो मतलब कनेक्टिव टिश्यू है, ऑब्वियसली वो फ्लो करता है अपने में कंपोनेंट्स. फिर ब्लड के अंदर है प्लाज्मा. प्लाज्मा क्या करता है? प्लाज्मा अपने साथ कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजनस वेस्ट, हार्मोन्स, ये सब ले जाता है. इसके बाद ब्लड कॉर्पसल्स. तो ब्लड कॉर्पसल्स में कौन आते हैं? आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, प्लेटलेट्स. बेसिकली ब्लड के जो 4 हमने कंपोनेंट्स पढ़े थे वो सारे आपको लिख देने हैं इसके अंदर. सो आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, प्लेटलेट्स. तो आरबीसी क्या करते हैं? आरबीसी अपने साथ रेस्पिरेटरी गैसेस ले जाते हैं. डब्ल्यूबीसीज क्या करते हैं? वो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं. और प्लेटलेट्स क्या करते हैं? बॉडी को वो ब्लड क्लॉटिंग से बचाते हैं. ठीक है, सो नेक्स्ट है ब्लड वेसल्स. तो ब्लड वेसल्स 3 थे, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज थे, और उसके बाद लिम्फ. ठीक है, ये सब हमने कवर किया है, तो आपको सिर्फ वो लिख देना है. मैं यहाँ से थोड़ा सा लिख देती हूँ, आप सिर्फ वो उसके अंदर वाला आप लिख देना. ठीक है, सो मैं यहाँ को व्हाट्सएप नहीं करूंगी, आप जो लिखाया है वही लिखना इसके आंसर में. सो आंसर 1. सो पहला कंपोनेंट है हार्ट. हार्ट का फंक्शन क्या है? हार्ट का फंक्शन है इट पंप्स द ब्लड टू बी सर्क्यूलेटेड एंड ऑल्सो receives the blood from different body parts. ठीक है, दूसरा कंपोनेंट कौन है? ब्लड. सो ब्लड का काम क्या है? ब्लड का काम है इट इज अ फ्लूइड कनेक्टिंग consisting of 4 मेन कंपोनेंट्स. ठीक है, 4 मेन कंपोनेंट्स हैं इसके. सो पहला है प्लाज्मा. इसके अंदर ए प्लाज्मा,
प्लाज्मा का काम क्या है? प्लाज्मा का काम इट ट्रांसपोर्ट फूड, इट ट्रांसपोर्ट फूड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजनस वेस्ट एंड हार्मोन्स। एक्सेट्रा इन डिसॉल्व फॉर्म। फिर इसके बाद जो इस प्लाज्मा के बाद क्या है? प्लाज्मा के बाद है आरबीसी। ठीक है, आरबीसी क्या करता है? आरबीसी इट ट्रांसपोर्ट रेस्पिरेटरी गैसेस। इसके बाद कौन है? डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी क्या करता है? इट प्रोटेक्ट्स द बॉडी फ्रॉम हार्मफुल पैथोजेंस। पैथोजेंस मतलब वही बैक्टीरिया, वायरस और मतलब इन सब से बचाता है, हार्मफुल पैथोजेंस। ठीक है, फिर डी है प्लेटलेट्स, ब्लड प्लेटलेट्स। ब्लड प्लेटलेट्स क्या करते हैं? इट हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग लॉस ऑफ ब्लड या प्रिवेंट्स लॉस ऑफ ब्लड। ठीक है, सो ये दो कंपोनेंट हुए। इसके बाद तीसरा कंपोनेंट है ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स क्या करते हैं? Blood vessels they carry blood to and fro from different parts of the body. They carry blood to and from different body parts. ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह जो ब्लड है वो पहुंचाते हैं। ठीक है, सो इसके भी तीन टाइप्स हैं। ए आर्टरीज। आर्टरीज क्या करते हैं? दे ट्रांसपोर्ट ब्लड फ्रॉम हार्ट, ट्रांसपोर्ट ब्लड फ्रॉम हार्ट टू डिफरेंट ऑर्गन्स। वेन्स दे ट्रांसपोर्ट blood towards heart from various body parts. और कैपिलरीज क्या करते हैं? कैपिलरीज they allow exchange of materials between blood and tissue. So exchange material between blood and tissues. ठीक है, लास्ट कौन है? लिम्फ। ठीक है, सो लिम्फ क्या करता है? लिम्फ में आपने पढ़ा था कि लिम्फ क्या? इट कैरीज डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब फैट फ्रॉम इंटेस्टाइन। इट कैरीज, वो 2 पॉइंट्स लिख लेना। लिम्फ में हमने 2 पॉइंट्स लिखे थे ना लास्ट में, वो वाली लिख देना। वो लास्ट की 2 पॉइंट्स हमने लिम्फ वाले में लिखी थी, वो लिख देना इसमें। ठीक है, इट कैरीज डाइजेस्टेड फैट वाली लिखना, और फिर एक और लाइन हमने लिखी थी। ठीक है, कि वो वेस्ट रिमूव करता है, वैसा ड्रेन्स, इट ड्रेन्स एक्सेस, वो मेटाबॉलिज्म वाला, वो वाला लिख लेना। ठीक है, अच्छा इसके बाद हम पढ़े, इसके बाद वाला क्वेश्चन देखो। इसके बाद वाला क्वेश्चन है व्हाट आर द, थर्ड वाला देखो, थर्ड नंबर, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन हाईली ऑर्गेनाइज्ड प्लांट्स। तो हाईली ऑर्गेनाइज्ड प्लांट्स में हमने अभी अभी जो जाइलम और फ्लोएम के बीच में डिफरेंस बिटवीन लिखा, वो सारा ही आपको लिख देना है। ये पूछ रहा है कि हाईली ऑर्गेनाइज्ड प्लांट्स मतलब प्लांट्स में कौन होते हैं ट्रांसपोर्टर्स, तो जाइलम और फ्लोएम होते हैं, बस उनके बारे में आपको लिख देना है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है फोर्थ नंबर, हाउ आर वाटर एंड मिनरल्स ट्रांसपोर्टेड इन प्लांट्स, की वाटर और मिनरल्स ट्रांसपोर्ट कैसे होते हैं। सो वाटर और मिनरल्स जाइलम की मदद से होते हैं। नेक्स्ट फिफ्थ, हाउ इज फूड ट्रांसपोर्टेड इन प्लांट्स में फूड कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, तो फ्लोएम की मदद से होता है।
इसको अगर हमें डिटेल आंसर में लिखना है, अगर भाई 4th और 5th हमें डिटेलिंग में लिखना है, सो 4th नंबर है कि भाई जो वाटर और मिनरल्स होते हैं वो किससे होते हैं, जाइलम से मतलब ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं। और इनके रूट्स में जो सेल्स होते हैं, ठीक है, जैसे ये रूट्स हैं, सो ये रूट्स के अंदर जो यहाँ सेल्स होते हैं, छोटे छोटे सेल्स होते हैं, सो ये क्या करते हैं, ये सेल्स सेल एंड रूट्स दैट आर इन कांटेक्ट विद द सॉइल एक्टिवली टेक अप आयंस क्रिएटिंग अ डिफरेंस इन कॉन्सेंट्रेशन। वो क्या करते हैं, वो सॉइल से आयंस ले लेते हैं, ठीक है। सो रूट्स भाई सॉइल से आयंस ले लेती है। सो क्या हो जाता है, जो रूट्स के बीच में रूट्स क्या करता है, मतलब उससे वो आयंस तुरंत, आयंस का मतलब वाटर वगैरह उससे ले लेता है। सो इससे एक प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, ठीक है। सो ये प्रेशर डिफरेंस कहाँ जाके मतलब कहाँ जाके ये प्रेशर डिफरेंस बैलेंस होता है, तो ऊपर जहाँ लीफ ट्रांसपिरेशन कर रहा होता है, आपने पढ़ा था ना जाइलम में ट्रांसपिरेशन, क्यों, क्योंकि नीचे क्या कर लेता है, नीचे रूट्स पानी ले लेता है सॉइल से। सो यहाँ उसने एक प्रेशर बना दिया होता है, उसे ऊपर जाना होता है। सो ये प्रेशर को और बढ़ाने के लिए लीफ ने ऊपर ट्रांसपिरेशन कर दिया होता है, ट्रांसपिरेशन। सो वहां एक प्रेशर जनरेट हुआ, इस प्रेशर जनरेशन की वजह से ही जो मिनरल्स हैं वो नीचे से ऊपर जा पाते हैं, ठीक है। जो आयंस हैं, मिनरल्स हैं, वाटर है, वो सब नीचे से ऊपर जा पाते हैं। अगर ये प्रेशर जनरेशन नहीं होता, ट्रांसपिरेशन, और ये नीचे ये नहीं होता, तो वो ऊपर नहीं जा पाते। 5th नंबर है हाउ इज फूड ट्रांसपोर्टेड इन प्लांट्स। फूड ट्रांसपोर्ट कैसे होता है प्लांट्स में। सो जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड इज कैरिड बाय फ्लोएम, फ्लोएम की मदद से होता है प्लांट्स में। और वो क्या करते हैं, एटीपी यूज करते हैं, ठीक है। एटीपी को ऑब्वियसली एटीपी फॉर्म होती है फोटोसिंथेसिस में। दिस हेल्प्स इन इंक्रीजिंग ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द टिश्यू कॉजिंग वाटर टू मूव इनटू इट। ऑस्मोसिस पता है आपको, ऑस्मोसिस जो वाटर का एक्सचेंज होता है हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन, सो यही होता है। दस जनरेटेड प्रेशर अलाउज द मूवमेंट ऑफ मटीरियल्स फ्रॉम फ्लोएम टू द टिश्यू। सो इसी तरह से मतलब फ्लोएम से थ्रू आउट, क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर जनरेट होता है टिश्यूज के बीच में, सो जो फूड है वो सब जगह फैलता है। सो वहां पे जो जाइलम है तो वो ट्रांसपिरेशन की वजह से कर पाता है, और फ्लोएम है वो ट्रांसलोकेशन की वजह से कर पाता है, ठीक है। ये 4th और 5th आप अपनी तरफ से लिखें तो आप लिख लेना, ठीक है, आप अपने लैंग्वेज में इसको लिख सकते हो। अच्छा, इसके बाद 4th 5th मैं आपको कम्प्लीटली सेल्फ देती हूँ, आप अपने हिसाब से लिख लेना। अच्छा, इसके बाद है आपका पेज नंबर 113 पे क्वेश्चन 12 है। पेज नंबर 113 पे अगेन क्वेश्चन 12 है, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स इन जाइलम एंड फ्लोएम। कि जाइलम और फ्लोएम में कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, तो वो डिफरेंस बिटवीन आपने लिखा है वही लिखना है, ठीक है, इसमें भी वही लिखना है। सो उसके बाद ऊपर एनसीईआरटी में आपके पेज नंबर 113 में एमसीक्यू है सेकंड वाला, द जाइलम इन प्लांट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, प्लांट्स में जाइलम का काम क्या है, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, ए, ठीक है। सो मेरे ख्याल से हमने जो ट्रांसपोर्टेशन के जितने भी थे क्वेश्चन आंसर्स हार्ट को छोड़ के हमने कवर कर लिए। सो आप प्लीज व्हाट्सएप कर देना मुझे सब कुछ अच्छे से लिख के, लेक्चर अच्छे से देखिएगा। टुमारो विल बी डूइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। थैंक यू।